पाठ है, मीन्स चैप्टर 4 धातु यानी कि क्रिया परिचय है। इस पाठ में हमें क्रिया के बारे में समझाया गया है। संस्कृत में क्रिया के वास्तविक रूप को धातु कहते हैं और धातुओं में प्रत्यय जोड़कर हम क्रियापदों का निर्माण करते हैं। वाक्यों में हमेशा पदों का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के होने के बारे में पता चले, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, ये सब क्रिया शब्द हैं। और संस्कृत में क्रियाओं के मूल रूप को यानी कि वास्तविक रूप को धातु कहते हैं, जैसे गम जाना, पठ पढ़ना, लिखना, खाद खाना। और इन सब धातुओं में हम प्रत्यय जोड़कर पदों का निर्माण करेंगे और उनका ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। धातुओं के रूप पुरुष, वचन और काल के अनुसार चलते हैं। पुरुष के बारे में हम जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन के बारे में भी हम जानते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और काल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, काल भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। धातुओं के रूप इन तीनों के अनुसार ही चलते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। वर्तमान काल के क्रियापदों के रूप लट लकार में चलते हैं और भविष्यत काल के क्रियापदों के रूप लरिट लकार में चलते हैं और भूतकाल के क्रियापदों के रूप लंग लकार में चलते हैं। सबसे पहले हम लट लकार यानी कि वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे। धातुओं से क्रियापद बनाना बहुत ही आसान है। क्रियापद बनाने के लिए हम धातुओं में कुछ प्रत्यय लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुरुष के प्रत्यय हैं। एक वचन है अति, द्विवचन है अतः, बहुवचन है अंति। यदि हम इन्हें पठ धातु में जोड़ें तो रूप बनेगा पठति, पठते, पठंती। पठती मीन्स पढ़ता है, पठतः मीन्स 2 पढ़ते हैं, पठंती मीन्स सभी पढ़ते हैं। उसी तरह मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं असि, अथः, अथ। तो यदि हम इन्हें पठ धातु में जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठसी, पठथः, पठथ। पठसी मीन्स तुम पढ़ते हो, पठथः मीन्स तुम दोनों पढ़ते हो, पठथ मीन्स तुम सब पढ़ते हो। उसी तरह उत्तम पुरुष के प्रत्यय हैं आमी, आवह, आमह। यदि हम इन्हें पठ धातु में जोड़ेंगे तो रूप बनेगा पठामी, पठावह, पठामे। पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, पठामह हम सभी पढ़ते हैं। तो इस तरह क्रियापद बनाने के लिए हमें ये प्रत्यय याद करने पड़ेंगे। ये प्रत्यय लट लकार के प्रत्यय हैं जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आगे है, कोई भी वाक्य बनाने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं और जो काम किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ज़्यादातर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का रूप कर्ता के रूप में होता है। जैसे बालक खाता है, बालकः खादति, वह पढ़ता है, सह पठति, वे सब खेलते हैं, ते खेलंती। इनमें बालक शब्द संज्ञा शब्द है, सह और ते सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। खादती, पठती, खेलंती ये सब क्रियापद हैं। आगे कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताई गई हैं। सबसे पहले है कि धातु 2 प्रकार की होती है, अपरिवर्तनीय एवं परिवर्तनीय धातु। अपरिवर्तनीय धातुएं हम उन्हें कहते हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं करते, उन्हें ज्यों का त्यों ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पठ धातु का क्रियापद हम बनाते हैं पठती, भ्रम धातु का बनाएंगे भ्रमती, नम का नमती। वैसे ही लिख, खाद, वध, चल, धाव आदि ये अपरिवर्तनीय धातु हैं। इनका क्रियापद बनाते हुए कोई परिवर्तन इनमें नहीं किया जाएगा। और परिवर्तनीय धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिनको क्रियापद बनाते हुए हम उनके रूप को बदलकर प्रयोग करते हैं। जैसे पा धातु में अगर हम प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाएंगे तो रूप बनेगा पिबती। गम धातु में अगर हम प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाएंगे तो इसका रूप बनेगा गच्छति। भू धातु का भवति बनेगा, स्था धातु का तिष्ठति बनेगा, दृश धातु का पश्यति बनेगा और घ्रा धातु का जिघ्रति बनेगा। इसलिए इन सब धातुओं को परिवर्तनीय धातुएं कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं और संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। मूल धातु के साथ क्रियापद बनाने के लिए ती, तह, अंति प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आगे है कर्तृ प्लस क्रिया। इसमें हमें
कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करके बताया गया है। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सह पठती, वह पढ़ता है। इसमें सह यानी कि वह प्रथम पुरुष का कर्ता है और पठती मीन्स पढ़ता है, ये भी प्रथम पुरुष का क्रियापद है। आगे है तौ पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं, ये भी प्रथम पुरुष का क्रियापद है। और तौ पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पर भी कर्ता तौ है जो कि द्विवचन प्रथम पुरुष है और क्रियापद भी द्विवचन प्रथम पुरुष है। आगे है ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं, यहाँ पर भी ते कर्ता पद है जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन है और पठंती क्रियापद है जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन है। इसी तरह मध्यम पुरुष में भी मध्यम पुरुष का कर्ता पद प्रयोग किया जाएगा और मध्यम पुरुष क्रियापद का प्रयोग किया जाएगा। जैसे त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हैं। उसी तरह है उत्तम पुरुष, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावे है, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामे है, हम सब पढ़ते हैं। आगे है प्रथम पुरुष लट लकार यानी कि वर्तमान काल। हम ये पहले बता चुके हैं कि वर्तमान काल के क्रियापदों के रूप लट लकार में चलते हैं और यहाँ पर हमें लट लकार के प्रथम पुरुष के बारे में बताया गया है। जैसे बालह पठती, बालक पढ़ता है। सह पठती, वह पढ़ता है, यहाँ पर पठती क्रियापद है, बालह संज्ञा पद है और सह सर्वनाम पद है। आगे द्विवचन है, बालकौ हंसते हैं, दो बालक हंसते हैं। तौ हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं, यहाँ बालकौ संज्ञा पद है और तौ उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पद है और हंसते हैं क्रियापद है। बालकः क्रीडन्ति, सभी बालक खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब बालक खेलते हैं, यहाँ पर बालकः संज्ञा पद है, ते सर्वनाम पद है और क्रीडन्ति बहुवचन क्रियापद है। आगे स्त्रीलिंग में कर्ता और क्रियापदों का प्रयोग करके बताया गया है। बालिका खादती, बालिका खाती है। सा खादती, वह खाती है, यहाँ बालिका कर्ता है और ये स्त्रीलिंग है। सा खादती, यह उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला स्त्रीलिंग सर्वनाम पद है। आगे है बालिके खायते, ये द्विवचन है। बालिके गायते, दो बालिकाएं गाती हैं। ते गायते, वे दोनों गाती हैं, यहाँ पर बालिके संज्ञा पद है और ते उसके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पद है और गायते यहाँ पर द्विवचन क्रियापद है। बालिकाः नृत्यन्ति, ता नृत्यन्ति, बालिकाः मीन्स सभी बालिकाएं नाचती हैं। ताः नृत्यन्ति मीन्स वे सब नाचती हैं, यहाँ पर भी बालिका करता है और ता सर्वनाम पद है। नृत्यन्ति बहुवचन क्रियापद है। आगे ये कुछ धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप दिए हुए हैं, आप इनको खुद से पढ़िए और समझिए। आगे है अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है निम्न शब्दान उचितम अर्थै सह मेलयत, निम्नलिखित शब्दों को उचित अर्थों से मेल कीजिए। सबसे पहले है वद, वद मीन्स बोलना। उसके बाद है हंस, हंस मीन्स हंसना। पठ पढ़ना। धाव दौड़ना। करोशी करते हो। अगला प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित शब्द से खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहले है सह, ये एक वचन कर्ता पद है और हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है खादती और पढ़ते हैं। खादती मीन्स एक खाता है, पढ़ते हैं मीन्स दो पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्रियापद आएगा खादती। सह खादती, वह खाता है। आगे है तौ, तौ द्विवचन कर्ता पद है तो यहाँ पर हम क्रियापद भी द्विवचन लिखेंगे। पठती एक वचन है, पढ़ते हैं द्विवचन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे तौ पढ़ते हैं। आगे है ते, ते बहुवचन कर्ता पद है तो यहाँ पर हम क्रियापद भी बहुवचन लिखेंगे, हम लिखेंगे खेलंती, ते खेलंती।
आगे है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वह दौड़ता है, वह को संस्कृत में हम लिखेंगे सह, दौड़ता है धावती, सह धावती। वे सब हंसते हैं, ये बहुवचन है तो हम इसे लिखेंगे, वे को हम संस्कृत में लिखेंगे ते, सब हंसते हैं हसंती, ते हसंती। वे दोनों खेलते हैं, ये द्विवचन है तो यहाँ पर वे को हम लिखेंगे तौ, दोनों खेलते हैं खेलते हैं। आगे वह दौड़ती है, ये स्त्रीलिंग है तो हम यहाँ पर वह को लिखेंगे सा धावती। आगे मंजूषायाः उचितं कर्ता पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, ये हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से उचित कर्ता पद चुनकर हमने खाली स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले क्रियापद हमें दिया हुआ है धावती, धावती मीन्स दौड़ता है या दौड़ती है, ये एक वचन है तो इसमें हमने कर्ता पद भी एक वचन ही लिखना है और ये प्रथम पुरुष है तो हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का ही कर्ता पद लिखेंगे। तो यहाँ पर कर्ता पद बालक है, ये भी एक वचन प्रथम पुरुष है, सा ये भी एक वचन प्रथम पुरुष है, स ये भी एक वचन प्रथम पुरुष है। तो इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं बालक है धावती, आगे है वदती, ये प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है तो इसके साथ हम कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे। बालक है हमने लिख दिया, सह भी लिख सकते हैं और सा भी लिख सकते हैं, हम लिखते हैं सह वदती। उसके बाद है पठंती, पठंती बहुवचन क्रियापद है तो इसके साथ हम बहुवचन कर्ता पद लिखेंगे, हम लिखेंगे ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। आगे है हंसते हैं, ये द्विवचन क्रियापद है मीन्स दो हंसते हैं तो हम यहाँ पर द्विवचन कर्ता पद लिखेंगे तौ हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। अगला प्रश्न है निम्न धातु रूपई सह कर्तृपदानि लिखित, निम्नलिखित क्रिया के लिए कर्ता शब्द लिखिए। सबसे पहला क्रियापद है गच्छति, ये प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है तो इसके साथ हम प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता पद लिखेंगे। हम इसमें बालक है भी लिख सकते हैं और सह भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर कर्ता पद किसी का नाम भी लिख सकते हैं और सर्वनाम भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं सह गच्छति, वह जाता है। आगे है गच्छते है, ये द्विवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर द्विवचन कर्ता पद लिखेंगे तौ गच्छते है, वे दोनों जाते हैं। आगे है पठंती, पठंती बहुवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर कर्ता पद भी बहुवचन लिखेंगे ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। आगे है लिखती, ये भी एक वचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर कर्ता पद लिखेंगे बालक है लिखती, बालक लिखता है। आगे है पठते हैं, ये द्विवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर द्विवचन कर्ता पद लिखेंगे बालकौ पठते हैं। आगे है क्रीडते हैं, ये भी द्विवचन क्रियापद है तो हम यहाँ पर कर्ता पद भी द्विवचन लिखेंगे बालिके क्रीडते हैं, दो बालिकाएं खेलती हैं। आगे है विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनकर खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहले है धातुएं डैश प्रकार की होती हैं, धातुएं दो प्रकार की होती हैं। आगे है क्रिया को संस्कृत भाषा में डैश कहते हैं तो क्रिया को धातु कहते हैं। धातु रूप बनाते समय धातु में डैश जोड़े जाते हैं, धातु में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जिन धातुओं के मूल रूप को बदलकर प्रयोग किया जाता है उन्हें परिवर्तनीय धातु कहते हैं। आगे है अनुवादम कुरुत, सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तत् पुष्पम विकसति, तत् मीन्स वह, पुष्पम फूल, विकसति खिलता है, वह फूल खिलता है। ते बालिके लिखते हैं, वे दोनों बालिकाएं लिखती हैं। सा बालिका लिखती, वह बालिका या लड़की लिखती है। ते बालकाः पठन्ति, वे सब लड़के पढ़ते हैं। तौ बालकौ पठते हैं, वे दोनों बालक पढ़ते हैं। ते पुष्पे विकसते हैं, वे दोनों फूल खिलते हैं। ताः बालिकाः लिखन्ति, वे सब बालिकाएं या लड़कियां लिखती हैं।
चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट, मध्यम पुरुष लट लकार। और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। संस्कृत में काल को लकार कहा जाता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ये 3 ही कर्ता पद होते हैं। कर्ता मीन्स जो वाक्य में कार्य कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और वाक्य बनाते हुए जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद होता है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम मध्यम पुरुष के क्रियापदों को बनाना सीखेंगे। मध्यम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए धातुओं में असि, अथः, अथ ये 3 प्रत्यय जोड़े जाते हैं। असि एक वचन में जोड़ा जाता है, अथः द्विवचन में और अथ बहुवचन के लिए जोड़ा जाता है। यदि हम इनको पठ धातु में जोड़ें तो हमारा रूप बनेगा पठसी, मीन्स तुम पढ़ते हो। पठतः मीन्स तुम दोनों पढ़ते हो। पठत मीन्स तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार ये मध्यम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए प्रत्यय हैं। इनको हमें याद करना पड़ेगा और नीचे कुछ धातुओं के साथ ये प्रत्यय जोड़कर उनके रूप बनाकर दिखाए गए हैं। आप इनको पढ़िए और समझिए। आगे मध्यम पुरुष के कर्ता पदों के साथ लट लकार में मध्यम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग करके दिखाया गया है। जैसे कि हमने बताया है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ये वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले है त्वम, ये एक वचन है, इसका मतलब है तुम। युवाम द्विवचन है, इसका मतलब है तुम दोनों। यूयम बहुवचन है, इसका मतलब है तुम सब। पहला वाक्य है त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। युवाम धावतः, तुम दौड़ते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। त्वम धावसी, तुम दौड़ते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। त्वम गायसी, तुम गाते हो। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। त्वम वदसी, तुम बोलते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम खादत, तुम सब खाते हो। इसमें मध्यम पुरुष के एक वचन कर्ता पद के साथ मध्यम पुरुष के एक वचन क्रियापद का प्रयोग किया गया है और द्विवचन के मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ द्विवचन का क्रियापद प्रयोग किया गया है और बहुवचन के कर्ता पद के साथ बहुवचन क्रियापद का प्रयोग किया गया है। ये आप ध्यान से देखिए और इन्हें समझिए। आगे है वार्तालाप यानी बातचीत। श्यामः, श्याम कहता है त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। रामः, राम उत्तर देता है अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ या देख रहा हूँ। श्यामः, श्याम कहता है किम त्वम खेलसि, क्या तुम खेल रहे हो। रामः, राम उत्तर देता है आम अहम सायं खेलामि, हाँ आम मीन्स हाँ, अहम मैं, सायं सायंकाल में, खेलामी खेलता हूँ। श्यामः, श्याम कहता है किम त्वम धावसी, क्या तुम दौड़ते हो। रामः, राम उत्तर देता है आम अहम धावामि, हाँ मैं दौड़ता हूँ। रामः, त्वम कुत्र गच्छसि, राम कहता है तुम कहाँ जाते हो। श्यामः, श्याम कहता है अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। तत्र मीन्स वहाँ। रामः, राम कहता है त्वम तत्र किम करोषि, तुम वहाँ क्या करते हो। श्यामः, अहम तत्र क्रीडामि, मैं वहाँ खेलता हूँ। इस वार्तालाप में हमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता और क्रियापदों का प्रयोग करके समझाया गया है। आगे है अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है मंजषा प्रदत्तेन उचितै सर्वनाम पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत।
मंजूषा में दिए गए सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमें ये कुछ क्रियापद दिए हुए हैं, हमने सर्वनाम कर्ता पद इनके साथ लिखने हैं। सबसे पहला है पठत। पठत बहुवचन क्रियापद है और ये मध्यम पुरुष का है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूयम। यूयम मीन्स तुम सब, ये भी बहुवचन है। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अगला है पठथः, ये द्विवचन है, इसके साथ हम लिखेंगे युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। आगे है गच्छसि। गच्छसि एक वचन क्रियापद है, तो हम यहाँ पर कर्ता पद भी एक वचन लिखेंगे, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अगला है हसथः, ये द्विवचन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। आगे है चलसि, ये एक वचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन कर्ता पद लिखेंगे, त्वम चलसि, तुम चलते हो। आगे लिखसि भी एक वचन क्रियापद है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। नेक्स्ट है उचित विकल्पेन वाक्यम पूरयत। उचित विकल्प से वाक्यों को पूरा करो। किम यूयम क्रियापद दिए हुए हैं, गच्छत गच्छामि। गच्छत मध्यम पुरुष बहुवचन है और गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन लगाएंगे, क्योंकि यूयम जो कि कर्ता पद है वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। यूयम गच्छत, तुम सब जाते हो। वयम न, यहाँ पर गच्छामः उत्तम पुरुष बहुवचन क्रियापद है और गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन क्रियापद है। वयम मीन्स हम सब, तो ये बहुवचन क्रियापद है उत्तम पुरुष का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गच्छामः। वयम न गच्छामः, हम सब नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है त्वम कुत्र। यहाँ पर गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है और गच्छसि मध्यम पुरुष का एक वचन क्रियापद है, तो त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता पद है, इसलिए हम मध्यम पुरुष का क्रियापद गच्छसि लिखेंगे। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यानि क्रियायाः उचित रूपेण पूरयत। निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया के सही रूप से पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें क्रियापद नहीं लिखे हुए और हमें धातुएं दे रखी हैं जिनसे हम क्रियापद बनाकर लिखेंगे। किम त्वम रामः, और अस धातु हमें कोष्ठक में दी हुई है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हम अस धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप लिखेंगे असि। किम त्वम रामः असि, क्या तुम राम हो। युवाम संस्कृतम, पठ धातु दी हुई है, तो हम युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो हम पठ धातु मध्यम पुरुष द्विवचन रूप लिखेंगे पठत। युवाम संस्कृतम पठत, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। आगे त्वम किम, ये भी मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता पद है, तो क्री धातु का मध्यम पुरुष एक वचन रूप लिखेंगे हम करोषि। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। हस धातु प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। हस धातु को जोड़कर वाक्य बनाइए। सबसे पहले है सा। सा प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता पद है, तो हम यहाँ पर हस धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन रूप लिखेंगे हसती। सा हसती, वह हंसती है। आगे त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन कर्ता पद है, तो हम मध्यम पुरुष एक वचन लिखेंगे हस धातु का हससी। त्वम हससी, तुम हंसते हो। नेक्स्ट युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो हम मध्यम पुरुष द्विवचन क्रियापद लिखेंगे हसथः। युवाम हसथः, तुम दोनों हंसते हो। आगे है यूयम। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रियापद भी मध्यम पुरुष बहुवचन लिखेंगे हस धातु का हसत। यूयम हसत, तुम सब हंसते हो। नेक्स्ट है निम्न वाक्येषु रेखांकित शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। त्वम पठति, यहाँ पर पठति रेखांकित पद है और ये गलत है। त्वम मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन क्रियापद पठसी। त्वम पठसी। युवाम विद्यालयम गच्छामि। गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन है, लेकिन यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन क्रियापद आएगा,
तो हम यहाँ लिखेंगे युवाम विद्यालयम गच्छथः, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। नेक्स्ट है त्वम कुत्र गच्छति, यहाँ पर गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन हम लिखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम कुत्र गच्छसि। यूयम नमसि, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो हम यहाँ पर क्रियापद भी मध्यम पुरुष बहुवचन लगाएंगे। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। संज्ञा पदानाम सर्वनाम पदैः क्रियापदैः सह च मेलनम कुरुत। सबसे पहला संज्ञा पद है बालकः, ये बहुवचन है तो इसके लिए सर्वनाम पद होगा ते और क्रियापद होगा लिखन्ति, ये क्रियापद भी बहुवचन है। आगे है कन्या, ये स्त्रीलिंग है, इसके लिए सर्वनाम पद भी स्त्रीलिंग होगा एषा गायति। उसके बाद छात्रा, ये भी स्त्रीलिंग है, इसके लिए भी सर्वनाम होगा एषा क्रीडति। आगे मयूर है, इसके लिए पुल्लिंग सर्वनाम पद होगा एषः नृत्यति। आगे अश्वौ, ये द्विवचन है तो इसके लिए सर्वनाम होगा एतौ धावतः। फिर अश्वौ द्विवचन है, इसके लिए सर्वनाम पद होगा तौ खादतः। आगे गजः, ये एक वचन है, इसके लिए सर्वनाम पद होगा एषः चलति। अगला प्रश्न है क्रियापदम चित्वा लिखत, क्रियापद चुनकर लिखिए। सबसे पहले है बालः चलति, इसमें क्रियापद है चलति। आगे है वृक्षौ फलतः, इसमें क्रियापद है फलतः। त्वम पठसि, इसमें क्रियापद है पठसि। युवाम खादतः, इसमें क्रियापद है खादतः। ते नमन्ति, इसमें क्रियापद है नमन्ति। सैनिकाः रक्षन्ति, इसमें क्रियापद है चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट उत्तम पुरुष लट लकार। तो आज हम बनाएंगे उत्तम पुरुष लट लकार के क्रियापद। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन और लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। संस्कृत में बोलने वाले को यानी स्पीकर को उत्तम पुरुष कहा गया है और उत्तम पुरुष में 3 ही कर्ता होते हैं। और लट लकार के उत्तम पुरुष के क्रियापदों को बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़ेंगे आमी, आवह, आमे। यदि हम इनको पठ धातु में जोड़ें तो एक वचन रूप होगा पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ। द्विवचन रूप होगा पठावह यानी हम दोनों पढ़ते हैं। और बहुवचन रूप होगा पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यय जोड़कर हम उत्तम पुरुष के क्रियापदों के रूप बनाएंगे। कुछ धातुएं और उनके उत्तम पुरुष के रूप दे रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। जैसे सबसे पहले है त्रिधातु, ये तर के रूप में चलेगी, इसका रूप बनेंगे तरामी, तरावह, तरामह। आगे है प्रच्छ धातु, जिसका मतलब होता है पूछना और इसके रूप पृच्छ के रूप में चलेंगे, पृच्छामी, पृच्छावह, पृच्छामह। और आगे है गई, ये गाय के रूप में चलेगी, गायामी, गायावह, गायामह। पा धातु पिब के रूप में चलेगी, पिबामी, पिबावह, पिबामह। भू भव के रूप में चलेगी, भवामी, भवावह, भवामह। स्था धातु तिष्ठ के रूप में चलेगी, तिष्ठामी, तिष्ठावह, तिष्ठामह। और आगम आगच्छ के रूप में चलेगी, आगच्छामी, आगच्छावह, आगच्छामह। और दृश्य धातु पश्य के रूप में चलेगी, पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह। और स्मृ धातु स्मर के रूप में चलेगी, स्मरामी, स्मरावह, स्मरामह। और पत धातु पत के रूप में ही चलेगी, पतामी, पतावह, पतामह। आगे उत्तम पुरुष में क्रियापदों और कर्तापदों का प्रयोग करके हमें सिखाया गया है। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। मीन्स कि जो स्पीकर हम जिसको कहते हैं इंग्लिश में, संस्कृत में हम उसे वक्ता कहते हैं और उसे संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष में रखा गया है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है और ये एक समान रूप से होता है। लिंग का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रियापद का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे
अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, ये एक वचन का कर्ता पद है और क्रियापद है। आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, ये द्विवचन का कर्ता पद और क्रियापद है। वयम पठामह इसमें वयम बहुवचन का कर्ता पद है और पठामह बहुवचन का क्रियापद है। आगे है अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावह हम दोनों जाते हैं, वयम गच्छामह हम सब जाते हैं। अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, आवाम क्रीडावह हम दोनों खेलते हैं, वयम क्रीडामह हम सब खेलते हैं। अहम खादामि मैं खाता हूँ, आवाम खादावह हम दोनों खाते हैं, वयम खादामह हम सब खाते हैं। अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, आवाम नमावह हम दोनों नमस्कार करते हैं, वयम नमामह हम सब नमस्कार करते हैं। अहम धावामि मैं दौड़ता हूँ, आवाम धावावह हम दोनों दौड़ते हैं, आवाम धावामह हम सब दौड़ते हैं। अहम वदामि मैं बोलता हूँ, आवाम वदावह हम दोनों बोलते हैं, वयम वदामह हम सब बोलते हैं। आगे है वार्तालापः मीन्स बातचीत। मोहनः मोहन कह रहा है अहम छात्रः अस्मि मैं विद्यार्थी हूँ। अहम लिखामि मैं लिखता हूँ। अहम क्रीडामि च और मैं खेलता हूँ। दीपिका कह रही है अहम छात्रा अस्मि मैं विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर दीपिका स्त्रीलिंग है, इसीलिए छात्र की जगह छात्रा का प्रयोग किया गया है। अहम पठामि मैं पढ़ती हूँ। मोहन कह रहा है त्वं कुत्र गच्छसि तुम कहाँ जाती हो। दीपिका अहम विद्यालयं गच्छामि मैं विद्यालय जाती हूँ। मोहन कह रहा है प्रिया त्वं कुत्र गच्छसि प्रिया तुम कहाँ जाती हो। प्रिया कह रही है अहम अपि विद्यालयं गच्छामि मैं भी विद्यालय जाती हूँ। अपि मीन्स भी। मोहन कह रहा है त्वं तत्र किम करोषि तुम तत्र मीन्स वहाँ क्या करती हो। प्रिया अहम तत्र पठामि प्रिया कह रही है मैं वहाँ पढ़ती हूँ। आगे है अभ्यास कार्यम। सबसे पहला प्रश्न है विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहला है अहम छात्रा अस्मि। यहाँ पर 3 क्रियापद दिए हुए थे। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है तो हम क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन लिखा हमने अस्मि। नेक्स्ट है आवाम। यहाँ पर गच्छामः गच्छावह गच्छामि ये तीनों क्रियापदों में से हम लिखेंगे गच्छावह क्योंकि आवाम द्विवचन है उत्तम पुरुष तो गच्छावह भी उत्तम पुरुष द्विवचन है। नेक्स्ट है वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो हम क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन लिखेंगे कुर्मः। त्वं पाठम त्वं मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रियापद भी वही लिखेंगे पठसि त्वं पाठम पठसि। उचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत उचित पदों के साथ खाली स्थानों को पूरा कीजिए। इसमें भी जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद हम लिखेंगे। आवाम ये उत्तम पुरुष बहुवचन है तो हम यहाँ लिखेंगे नमावह। आगे दिया हुआ है पिबामह ये क्रियापद दिया हुआ है जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन है तो हम कर्ता पद भी लिखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। नेक्स्ट वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रियापद भी वही लिखेंगे धावामह। क्रीडामह ये क्रियापद भी उत्तम पुरुष बहुवचन है तो कर्ता पद भी वही आएगा वयम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे एक उदाहरण करके दिखाया हुआ है सा पठन्ति। यहाँ पर सा एक कर्ता पद है जो कि प्रथम पुरुष एक वचन है और पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है तो हम यहाँ पर कर्ता पद लगाएंगे ताह क्योंकि जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद होता है उसी पुरुष और वचन का
क्रियापद होता है। नेक्स्ट है वयम हसामी। हसामी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता पद लगाएंगे। अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। नेक्स्ट है मृग धावतः। यहाँ पर मृग प्रथम पुरुष एक वचन है और धावतः द्विवचन है, तो हम यहाँ पर एक वचन लगाएंगे धावती। नेक्स्ट है युवाम हससी। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है और क्रियापद हससी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो हम यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन क्रियापद लगाएंगे युवाम हसथः। नेक्स्ट है अहम हसती। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और हसती प्रथम पुरुष एक वचन है, हम इन दोनों को सही करेंगे। अहम हसामी। हसामी उत्तम पुरुष एक वचन क्रियापद हमने यहाँ लगाया है। नेक्स्ट है त्वम वदत। त्वम एक वचन है मध्यम पुरुष और वदत बहुवचन है, तो हम त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन क्रियापद लगाएंगे वदसी। त्वम वदसी। तौ वदंती। तौ द्विवचन है और वदंती बहुवचन है, तो हम लिखेंगे तौ वदतः। वदतः द्विवचन प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट है ते हसती। यहाँ पर ते बहुवचन है और हसती एक वचन है, दोनों ही प्रथम पुरुष हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हसती की जगह हसंती। ते हसंती। स पठतः। स एक वचन है और पठतः द्विवचन है, दोनों ही प्रथम पुरुष हैं, तो हम इनका वचन सही करके लिखेंगे स पठती, वह पढ़ता है। नेक्स्ट है उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उचित क्रियापदों से खाली स्थानों को पूरा कीजिए। अहम खाद धातु दी हुई है, तो अहम के साथ हम अहम एक वचन है, तो हम एक वचन क्रियापद लगाएंगे खादामी। यूयम ये मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो लिख धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन होगा लिखामः। ते प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो पठ धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन होगा पठन्ति। नेक्स्ट है युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रीड धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन होगा क्रीडथः। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है, नम धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन होगा नमावः। तौ प्रथम पुरुष द्विवचन है और हस धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन होगा हस्तः। संस्कृतेन अनुवाद कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। सबसे पहले है मैं दौड़ता हूँ, ये उत्तम पुरुष है और एक वचन है, तो हम लिखेंगे अहम धावामी। हम दोनों पढ़ते हैं, ये भी उत्तम पुरुष है लेकिन ये द्विवचन है, तो हम लिखेंगे आवाम पठावः। क्या तुम लिखते हो। क्या को हम संस्कृत में लिखते हैं किम और तुम को लिखते हैं त्वम। ये मध्यम पुरुष का है, तो हम इसको लिखेंगे किम त्वम लिखसी। लिखसी भी मध्यम पुरुष एक वचन है। नेक्स्ट है हम सब लिखते हैं, ये उत्तम पुरुष है, तो हमको हम लिखेंगे वयम लिखामः। वे सब हंसते हैं, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हम लिखेंगे ते हसंती। नेक्स्ट है क्रियाकलाप है, मीन्स एक्टिविटी। चित्र में होने वाली क्रियाओं को तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में लिखिए। सबसे पहले चित्र में ये एक लड़का है जो कि हंस रहा है, तो यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है, तो हम हंस धातु के तीनों पुरुष और तीनों वचन लिखेंगे। हसती हसतः हसंती। हससी हसथः हसत। हसामी हसावः हसामः। और यहाँ पर एक ये लड़की नाच रही है, तो यहाँ पर नृत्य क्रिया हो रही है, हम इसको तीनों पुरुषों और वचनों में लिखेंगे। नृत्यति नृत्यते नृत्यन्ति। नृत्यसि नृत्यथः नृत्यत। नृत्यामि नृत्यावः नृत्यामः। ये एक लड़का तैर रहा है, तो यहाँ पर तैरने की क्रिया हो रही है, हम इस क्रिया को लिखेंगे। तरती तरतः तरन्ति। तरसी तरथः तरथ। तरामी तरावः तरामः। आगे है अनुवादम कुरुत। चित्रों में कहीं आप अकेले हैं और कहीं किसी के साथ बैठे कुछ बोल रहे हैं, आइए उनका अनुवाद करते हैं। वयम खदामः।
हम सब खा रहे हैं। वयम पिबामः, हम सब पी रहे हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम लिखावः, हम दोनों लिख रहे हैं। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। आवाम तरावः, हम दोनों तैर रहे हैं। आवाम वाद्यावः, हम दोनों बजा रहे हैं। वयम खेलामः, हम सब खेल रहे हैं। अत्र वयम तिष्ठामः स्मरामः च, अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ हम सब बैठते हैं और याद करते हैं। अहम भ्रमामि, मैं घूमता हूँ। चैप्टर 5 ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सब जगह निवास करते हैं। इस पाठ में हम अव्यय पदों के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होता, उन शब्दों को हम अव्यय पद कहते हैं। इन शब्दों के ऊपर कभी किसी लिंग, काल, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आइए हम संस्कृत में अव्यय पदों के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। न व्ययम इति अव्ययम, अर्थात जो कभी भी व्यय ना हो, मीन्स जो कभी भी परिवर्तित ना हो, उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। इन शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सह अत्र पठति, वह यहाँ पढ़ता है। माला कुत्र पठति, माला कहाँ पढ़ती है। यहाँ पर अत्र और कुत्र अव्यय शब्द हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। यहाँ लाल रंग में जो पद लिखे हुए हैं वे अव्यय पद हैं। अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य मीन्स आज रविवार है। हय सोमवासरः अस्ति, हय मीन्स आने वाला कल, कल सोमवार है। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। रामः अत्र आगच्छति, राम यहाँ आता है। ते तत्र क्रीडन्ति, वे सब वहाँ खेलते हैं। अहं सर्वदा विद्यालयं गच्छामि, मैं सर्वदा मीन्स हमेशा विद्यालय जाता हूँ। रमा सदा पठति, रमा हमेशा पढ़ती है। सा उच्चै हसति, वह जोर से हंसती है। त्वं कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब उठते हो। ईश्वरः सर्वत्र वसति, ईश्वर सर्वत्र मीन्स सब जगह, वसति मीन्स रहते हैं। सह सदा रक्षति, वह हमेशा रक्षा करता है। गजः शनैः शनैः चलति, शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे, हाथी धीरे धीरे चलता है। अश्वः तीव्रम धावति, तीव्रम मीन्स शीघ्र या तेज, घोड़ा तेज दौड़ता है। कश्यपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। जलम सदा नीचै वहति, जल सदा नीचे बहता है। नीचै मीन्स नीचे। अत्र एकः हरिणः अस्ति, अत्र मीन्स यहाँ, यहाँ एक हिरण है। आगे है अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक तथा प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हम रीतिवाचक अव्यय शब्दों को देखते हैं। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है किसी काम को करने की विधि। जिन अव्यय पदों से हमें किसी काम को करने का तरीका पता चल रहा है उसे हम रीतिवाचक अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे अकस्मात, अकस्मात मीन्स अचानक। शनैः शनैः मीन्स धीरे धीरे। जैसे इनके अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें, सह शनैः शनैः चलति, वह धीरे धीरे चलता है। तो इसमें जो धीरे धीरे चलता है इससे हमें पता चल रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी जो काम कर रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो इसलिए हम इन्हें रीतिवाचक अव्यय पद कहेंगे। आगे है कदापि, कदापि मीन्स कभी भी। ऊंचाई मीन्स जोर से। सर्वथा मीन्स हमेशा। तीव्र मीन्स तेज। इन सब पदों को हम रीतिवाचक अव्यय पद कहेंगे। आगे है स्थानवाचक। जो अव्यय पद हमें किसी स्थान का बोध कराएं उन्हें हम स्थानवाचक अव्यय पद कहते हैं। जैसे यत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, बहि, बाहर, अधः,
नीचे, नीचई नीचे, ऊपरी ऊपर, सर्वत्र सब जगह। समयवाचक, जो अव्यय पद हमें समय का बोध कराएं, यानी कि काम किस समय में हो रहा है, उन अव्यय पदों को हम समयवाचक अव्यय पद कहेंगे। जैसे अद्य आज, अधुना अब, संप्रति अब, ह्यः आने वाला कल, प्रातः सुबह, यदा जब, सायं शाम को, तदा तब। प्रश्नवाचक, जिन अव्यय पदों से हमें प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन अव्यय पदों को हम प्रश्नवाचक अव्यय पद कहते हैं। जैसे कुतः मीन्स कहाँ, किम मीन्स क्या या कौन, कथम कैसे, कदा कब, कुत्र कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक अव्यय पद हैं। आगे ये कुछ अव्यय पद दिए हुए हैं और इनके अर्थ भी दिए हुए हैं। आप इनका उच्चारण कीजिए और इन्हें समझिए। अब हम देखते हैं अभ्यास कार्यम। सबसे पहला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहला है, ते कुत्र गच्छन्ति, वे कहाँ जाते हैं। दूसरा है, फलम नीचई पतति, फल नीचे गिरता है। सह कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है। कच्छपः शनैः शनैः चलति, अद्य सोमवासरः अस्ति। सिंह ऊंचई गर्जति। अगला प्रश्न है, प्रदत्त अव्यय पदानाम हिंदी भाषायाम अर्थ लिखित। नीचे दिए गए अव्यय पदों के अर्थ लिखिए। सबसे पहला है किमर्थम, इसका मतलब होता है किस लिए। नीचई मीन्स नीचे, सर्वत्र सब जगह, तीव्रम शीघ्र या फिर तेज, कदा कब, एव ही। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। सबसे पहला वाक्य है, बच्चे जोर से बोलते हैं, तो इसका हम अनुवाद करेंगे, बालकः ऊंचई वदन्ति, वह कहाँ जाता है। सह कुत्र गच्छति, तुम यहाँ क्या करते हो। त्वम अत्र किम करोषि, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अश्वाः तीव्रम धावन्ति। अगला प्रश्न है, निम्न अव्यय पदैः वाक्यानि रचत। अव्यय पदों के द्वारा वाक्यों का निर्माण कीजिए। सबसे पहला अव्यय पद है सदा, इसका मीनिंग होता है हमेशा, तो हम यहाँ वाक्य लिखेंगे, रमा सदा सत्यम वदति। तत्र, तत्र का मीनिंग होता है वहाँ। रामः तत्र क्रीडन्ति, राम वहाँ खेलता है। कुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अद्य, अद्य मीन्स आज। अद्य अवकाशम अस्ति, आज छुट्टी है। अगला प्रश्न है, उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलान कीजिए। सबसे पहला अव्यय पद है अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। कुत्र, कुत्र मीन्स कहाँ। अपि मीन्स भी। तीव्रम मीन्स शीघ्र या फिर तेज। एव मीन्स ही। च मीन्स और। ऊंचाई मीन्स जोर से। बहि मीन्स बाहर। सर्वदा मीन्स हमेशा। षष्ठः पाठः यानी चैप्टर 6 कारक परिचयः। कारक परिचय, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, मीन्स क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है, उन्हें कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ पर खाना खाने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम यहाँ करता है। ने शब्द राम का और खाना खाने की क्रिया का आपस में संबंध बता रहा है, इसीलिए कर्ता कारक का चिन्ह यानी पहचान ने है। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, कर्ता ने, कर्म को, से के द्वारा आदि। लेकिन संस्कृत में हम ने, को, से के द्वारा आदि शब्दों को नहीं लिखते, इनके लिए हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कारक के लिए एक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा में कारकों के लिए कौन सी विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता कारक, वाक्य में जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर राम कर्ता कारक है और वहाँ हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जब हमने वाक्य में ने लिखना है तो हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है कर्म। वाक्य में काम करते हुए जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का कारक चिन्ह होता है को, और जब भी हमने संस्कृत में को लिखना है तो हम वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है करण। जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसे करण कारक कहा जाता है और इसका कारक चिन्ह है से के द्वारा। संस्कृत में हम जहाँ पर भी से के द्वारा लिखना होगा वहाँ पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए। संस्कृत में जहाँ पर भी के लिए लिखना होगा वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है अपादान। जहाँ पर अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है और इसका कारक चिन्ह यानी इसकी पहचान है से अलग होना। संस्कृत में जब हमने ये लिखना है तो हम वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है संबंध। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, लेकिन इसके लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी हमने का, के, की, रा, रे, री आदि लिखना होगा वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। अधिकरण। जहाँ पर आधार को दर्शाना होता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है और इसका कारक चिन्ह होता है में पर। यानी जब भी हमने में पर वाक्य में लिखना है तो वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संबोधन। संबोधन को भी संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। जब भी हमने किसी को संबोधित करना होता है, जैसे किसी को बुलाना है, हे, अरे, इन सब शब्दों को कहना है तो हम संस्कृत में संबोधन का प्रयोग करेंगे। संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हे, अरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कर्ता व कर्म कारक कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक खाना खाता है, यानी बालकः भोजनम खादति। इसमें बालक खाना खाने का काम कर रहा है, इसीलिए बालक कर्ता कारक है, लेकिन यहाँ पर ने चिन्ह नहीं है। फिर भी हम इसमें प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, बालकः भोजनम खादति। छात्र पुस्तक पढ़ता है, छात्रः पुस्तकम पठति। यहाँ पर भी पुस्तक पढ़ने का काम छात्र कर रहा है, इसलिए वह कर्ता कारक है, लेकिन कर्ता का चिन्ह ने यहाँ पर नहीं लगा हुआ। फिर भी हमने छात्रः प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। पुस्तकम, और छात्र पुस्तक को पढ़ रहा है, यहाँ पर को चिन्ह नहीं है, लेकिन हमने पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है, ये हम आपको बता चुके हैं। संबंध और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्रिया शब्दों के साथ संबंध नहीं जोड़ते। जैसे रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, राम का भाई लक्ष्मण है। इस वाक्य में क्रिया है ही नहीं, यानी राम और लक्ष्मण का आपस में संबंध है, लेकिन यहाँ पर कोई काम तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए हमने संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है। सिर्फ इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामस्य यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति और संबोधन, यानी जब भी हमने किसी को हे, अरे कहकर बुलाना है तो हम वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे है कारक प्रयोग। सबसे पहला है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला है वह कर्ता होता है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यहाँ पर
बालक पढ़ने का काम कर रहा है, तो बालक किस वाक्य में करता है, और कर्ता के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बालकः पठति। बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बालक एक ही है इसीलिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। पठति भी एक वचन क्रियापद है, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म कहलाता है तथा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात वाक्य में काम करने का प्रभाव यानी वाक्य में जो काम हो रहा है उससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है उसे हम कर्म कहते हैं, और वहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालिका भोजनम करोति, बालिका भोजन करती है, इसमें बालिका काम कर रही है और उसकी काम करने का प्रभाव यानी जो वो खाना खा रही है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भोजन पर पड़ रहा है, यानी वो भोजन को खा रही है। तो भोजनम यहाँ पर कर्म कारक है और इसमें द्वितीय विभक्ति है। अगला है करण कारक। जिस साधन से क्रिया की जाए वहाँ करण कारक होता है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम काम करते हैं वहाँ पर करण कारक होता है और उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है, यहाँ पर बालक लिखने का काम कर रहा है इसलिए वो करता है, और लिखती क्रिया है, इससे हमें पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है, और कलम से लिखता है, कलम लिखने का इंस्ट्रूमेंट है इसीलिए यहाँ पर करण कारक है, और करण कारक के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कलमेन तृतीय विभक्ति एक वचन है। अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है, अर्थात जो काम हम जिसके लिए कर रहे हैं वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे बालकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पर बालक विद्यालय पढ़ने जाता है इसीलिए बालक करता है क्योंकि वो काम कर रहा है। विद्यालयम कर्म है क्योंकि उसके काम करने का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। गच्छति क्रिया है, गच्छति से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है, और किसके लिए काम हो रहा है, पढ़ने के लिए। तो पठनाय यहाँ पर संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पठनाय। पठनाय पठन शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अगला है अपादान कारक। जहाँ से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, यहाँ पर फल किससे अलग हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में अपादान कारक होगा, और अपादान कारक के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्षात पंचमी विभक्ति एक वचन है और वृक्ष शब्द है। संबंध कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, यहाँ पर राम का लक्ष्मण से संबंध बताया जा रहा है इसलिए हम यहाँ जहाँ पर संबंध कारक बताना है वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। रामस्य, राम शब्द षष्ठी विभक्ति है। अगला है अधिकरण कारक। जिस स्थान पर क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक होता है, अर्थात काम जिस स्थान पर हो रहा है वहाँ अधिकरण कारक होता है। जैसे वृक्षे खगाः वसन्ति, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं, यहाँ पर पक्षियों के रहने का आधार वृक्ष है इसीलिए वृक्ष में अधिकरण कारक कहा जाएगा। और अधिकरण कारक के लिए अर्थात में पर जहाँ पर हमने लिखना है वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। वृक्षे खगाः वसन्ति, वृक्ष पर पक्षी रहते हैं। कारक परिचयः का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, कारक विभक्ति ही उचितम मेलनम कुरुत, कारक और विभक्तियों का उचित मेल कीजिए। सबसे पहले है कर्म कारक। कर्म के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अपादान, अपादान कारक के लिए
पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। करण के लिए तृतीया विभक्ति और संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यानी हमें ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमने इनमें से एक चूज करना है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं क्योंकि हम कारकों के लिए विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दाः विभक्ति ही वचनम च लिखित। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। शब्द के वास्तविक रूप को मूल शब्द कहते हैं। संस्कृत में हम मूल शब्दों के साथ कुछ प्रत्यय या विभक्तियां लगाकर उन्हें पद बनाकर वाक्यों में प्रयोग करते हैं। वाक्यों में हमेशा पदों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहला पद है कलमेन। कलम मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। रामाय, इसमें राम मूल शब्द है और ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। फलानी, फल मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बालकः, बालक मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें कुछ मूल शब्द दिए हुए हैं और उनकी विभक्ति के अनुसार हमने तीनों वचन लिखने हैं। जैसे छात्र मूल शब्द है और प्रथमा विभक्ति में इसका एक वचन छात्रः, द्विवचन छात्रौ, बहुवचन छात्रः। बालक की द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन होंगे बालकः, बालकौ, बालकः। पत्र की चतुर्थी विभक्ति होगी पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। फल की तृतीय विभक्ति होगी फलेन, फलाभ्याम, फलैः। राम की पंचमी विभक्ति होगी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। अगला प्रश्न है, उदाहरण अनुसारेण परस्परम मेलयत। उदाहरण के अनुसार परस्पर मिलान कीजिए। जैसे रथम, रथम द्वितीय विभक्ति है इसमें, तो इसका अर्थ होगा रथ को। पुस्तकम, ये भी द्वितीय विभक्ति है, इसमें इसका अर्थ होगा पुस्तक को। गृहात्, इसमें पंचमी विभक्ति है, इसका मतलब होगा घर से। रामस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, इसका मतलब होगा राम का। गृहे, इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसका मतलब होगा घर में। कंदुकेन, इसमें तृतीय विभक्ति है, इसका अर्थ होगा गेंद से। पठनाय, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। चैप्टर 7 कर्ता कारक के विषय में। संस्कृत में सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और तीनों वचनों यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग चलते हैं। इन सभी रूपों को 7 विभक्तियों में विभाजित किया गया है। आज हम प्रथमा विभक्ति को प्रयोग करने का तरीका सीखेंगे और कारक के विषय में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हिंदी में 7 कारक होते हैं लेकिन संस्कृत में 6 कारक होते हैं। संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना गया है, उसके लिए केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक कारक के लिए एक विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए हम प्रथमा विभक्ति के प्रयोग करने का तरीके को सीखते हैं। जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, अर्थात सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम खाता है, इस सेंटेंस में खाना खाने का काम राम कर रहा है, इसीलिए राम यहाँ पर कर्ता कारक है और कर्ता कारक के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आगे उदाहरण दिए हुए हैं, हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है छात्रः पठति।
विद्यार्थी पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ने का काम विद्यार्थी कर रहा है, इसीलिए विद्यार्थी में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी एक वचन है यानी एक ही है, तो हम प्रथमा विभक्ति एक वचन यानी छात्रः का प्रयोग करेंगे। छात्रः पठति, विद्यार्थी पढ़ता है। पठति प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है। प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता पद के साथ हम प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद का प्रयोग करेंगे। क्रियापद के प्रयोग के विषय में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। छात्रौ पठतः, दो विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर दो विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो हम प्रथमा विभक्ति द्विवचन यानी छात्रौ का प्रयोग करेंगे। और पठतः प्रथम पुरुष द्विवचन क्रियापद है। छात्रः पठन्ति, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी विद्यार्थी पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। छात्रः पठन्ति, और पठन्ति भी बहुवचन क्रियापद है। बालिका नृत्यति, लड़की नाचती है। यहाँ नाचने का काम लड़की कर रही है, इसीलिए लड़की के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बालिका स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन है और नृत्यति भी एक वचन क्रियापद है। बालिके नृत्यतः, दो लड़कियां नाचती हैं, तो यहाँ बालिके प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और नृत्यतः भी द्विवचन क्रियापद है। बालिकाः नृत्यन्ति, सभी लड़कियां नाचती हैं। बालिकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और नृत्यन्ति भी बहुवचन क्रियापद है। आगे है त्वम धावसि, तुम दौड़ते हो। युवाम धावतः, तुम दोनों दौड़ते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। इन वाक्यों में त्वम, युवाम और यूयम ये सर्वनाम दौड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सभी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये मध्यम पुरुष के कर्ता पद हैं यानी सेकंड पर्सन के कर्ता पद हैं, इसीलिए हमने क्रियापद भी मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन के प्रयोग किए हैं। धावसी, धावतः, धावत। अहम हसामी, मैं हंसता हूँ। अवाम हसावह, हम दोनों हंसते हैं। वयम हसामह, हम सब हंसते हैं। इन वाक्यों में भी अहम, अवाम और वयम ये तीनों सर्वनाम पद हंसने का काम कर रहे हैं। इनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अवाम द्विवचन है, वयम बहुवचन है और ये उत्तम पुरुष के कर्ता पद हैं, इसीलिए हमने इनके साथ उत्तम पुरुष के क्रियापदों का प्रयोग किया है। हसामी, हसावह, हसामह। इस प्रकार हमने देखा कि कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, यदि कर्ता दो हैं तो द्विवचन, यदि कर्ता बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। क्रियापद में बदलाव भी कर्ता के अनुसार ही होता है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन का क्रियापद प्रयोग किया जाता है। ये हम पीछे उदाहरणों में सीख चुके हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, परंतु यदि हमें सेंटेंस में ने नहीं भी दिखाई देता तो भी हमने कर्ता के लिए यानी सेंटेंस में जो काम कर रहा है उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे बालकः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं, यहाँ काम करने वाले बालक हैं तो इसलिए बालकः हमने प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। श्यामः प्रातः काले उद्याने भ्रमति, श्याम प्रातः काले मीन्स सुबह के समय में बगीचे में घूमता है। एषा बालिका अस्ति, यह लड़की है। बालिका किम करोति, लड़की क्या करती है। बालिका फलम खादति, लड़की फल खाती है। यहाँ बालिका प्रथमा विभक्ति एक वचन पद है और एषा बालिका के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम पद है जो कि स्त्रीलिंग है। ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पद है। एषा का मतलब होता है यह। एषः श्यामः अस्ति, यह श्याम है।
श्याम प्रातः काले शीघ्रम उत्तिष्ठति। श्याम सुबह के समय में, शीघ्रम मीन्स जल्दी, उत्तिष्ठति उठता है। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, सह उद्याने भ्रमति वह बगीचे में घूमता है। भ्रमणम कृत्वा घूमने के बाद, सह गृहम अगच्छति वह घर आ जाता है। दंत धावनम करोति दांत साफ करता है यानी ब्रश करता है। स्नानम करोति च मीन्स और स्नान करता है यानी नहाता है। सह फलानि खादति दुग्धम पीबति च वह फल खाता है और दूध पीता है। सह बस यानेन विद्यालयम गच्छति वह बस के द्वारा विद्यालय जाता है यानी स्कूल जाता है। यह श्यामः प्रथमा विभक्ति एक वचन पद है और एषः पुल्लिंग संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पद है। ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और सह भी श्याम के लिए प्रयोग किए जाने वाला पुल्लिंग सर्वनाम पद है। ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कर्ता के लिए सर्वनाम या फिर संज्ञा सभी पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप पढ़कर अच्छी तरह से समझिए। आगे ये श्लोक दिया हुआ है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः मीन्स कौआ, कृष्णः मीन्स काला, कौआ काला होता है। पिकः मीन्स कोयल, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो कौवे और कोयल में क्या भेद होता है, अर्थात कोई भेद नहीं। बसंत समय मीन्स बसंत के समय में, अर्थात बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। कहने का भाव यह है कि कौआ और कोयल दोनों ही काले होते हैं, इसलिए दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। परंतु जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है, तो हमें कोयल और कौवे के बीच का अंतर पता चल जाता है। इस श्लोक में काकः, कृष्णः, पिकः, भेदः इन सब में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य उचित रिक्त स्थानम पूरयत। उदाहरण के अनुसार खाली स्थानों को पूरा कीजिए। सबसे पहला एक उदाहरण हमें करके दिखाया हुआ है, बालकौ पठतः। दो बालक पढ़ते हैं। इसमें बालकौ प्रथम पुरुष द्विवचन कर्ता पद है और पठतः प्रथम पुरुष द्विवचन क्रियापद है। आगे भी खाली स्थानों को भरने के लिए हम जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद होगा उसी पुरुष और वचन का क्रियापद लिखेंगे। जैसे अगला वाक्य है, बालिकाः और हमें धातु दिया हुआ है गम जो कि गच्छ के रूप में चलती है। बालिकाः प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर्ता पद है, तो हम क्रियापद भी इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन लिखेंगे। बालिकाः गच्छन्ति सभी लड़कियां जाती हैं। अगला वाक्य है, बालिकाः और धातु दिया हुआ है हस। बालिकाः प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर्ता पद है, तो हम हस धातु का भी प्रथम पुरुष बहुवचन लिखेंगे, हसन्ति। बालिकाः हसन्ति सभी लड़कियां हंसती हैं। आवाम हमें धातु दिया है लिख। आवाम उत्तम पुरुष प्रथमा विभक्ति द्विवचन कर्ता पद है, तो हम लिख धातु का उत्तम पुरुष द्विवचन लिखेंगे। आवाम लिखावह हम दोनों लिखते हैं। अगला वाक्य है, यूयम और धातु है खाद। यूयम मीन्स तुम सब। ये मध्यम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर्ता पद है, तो हम खाद धातु का मध्यम पुरुष बहुवचन लिखेंगे। यूयम खादत तुम सब खाते हो। अगला है त्वम। त्वम मध्यम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन कर्ता पद है और क्रीड मध्यम पुरुष एक वचन क्रियापद लिखेंगे। त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो।
अगला पद है सा। सा प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन है, जो कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम है और धातु है धाव। तो धाव धातु का हम प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे धावती। सा धावती, वह दौड़ती है। महिला प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन कर्ता पद है, तो हम इसके साथ क्रियापद भी प्रथम पुरुष बहुवचन लिखेंगे। भ्रम धातु का बहुवचन होगा भ्रमंती। महिलाः भ्रमंती, महिलाएं घूमती हैं। आगे है सीता। सीता प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो हम प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद लिखेंगे। सीता पचती, सीता पकाती है। आगे है सिंह। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता पद है और क्रियापद है गर्ज, तो हम गर्ज धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे गरजती। सिंह गरजती, शेर गरजता है या शेर दहाड़ता है। ये सभी कर्ता पद प्रथमा विभक्ति के रूप हैं और इनके पुरुष और वचन के अनुसार हमने क्रियापदों का प्रयोग करना सीखा है। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कर्तृपदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कर्ता पदों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे कि पहले वाले प्रश्न में हमें कर्ता पद दिए हुए थे, हमने कर्ता पदों के अनुसार क्रियापद लिखे हैं और दूसरे प्रश्न में हमें क्रियापद दिए हुए हैं, क्रियापदों के अनुसार हमने कर्ता पद लिखने हैं। जैसे कि पहला उदाहरण दिया हुआ है रामः स्मरति। यहाँ पर स्मरति, स्मर धातु प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम एक वचन ही कर्ता पद लिखेंगे। रामः स्मरति, राम याद करता है। अगला क्रियापद है क्रीडंती। क्रीडंती प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद है और कर्ता पद हमें दिया हुआ है बालक, तो हम यहाँ पर बहुवचन कर्ता पद लिखेंगे। बालकः क्रीडन्ति, सभी लड़के खेलते हैं। अगला क्रियापद दिया हुआ है हसतः। हसतः द्विवचन है, जिसका मतलब होता है दो हंसते हैं और हमें कर्ता पद दिया हुआ है महिला, तो हम महिला का द्विवचन लिखेंगे। महिले हसतः, दो महिलाएं हंसती हैं। अगला क्रियापद है खादती, जो कि प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम कर्ता पद भी एक वचन लिखेंगे। कर्ता पद सुरेश दिया हुआ है। सुरेशः खादती, सुरेश खाता है। अगला क्रियापद दिया हुआ है गरजतः। ये प्रथम पुरुष द्विवचन क्रियापद है, मीन्स दो गरजते हैं, तो हम सिंह कर्ता पद है, इसका द्विवचन लिखेंगे। सिंहौ गरजतः, दो शेर गरजते हैं। अगला क्रियापद है गच्छामः। ये उत्तम पुरुष बहुवचन क्रियापद है और अस्मद शब्द दिया हुआ है। अस्मद शब्द का हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अगला क्रियापद है पठत। ये मध्यम पुरुष बहुवचन क्रियापद है और कर्ता पद दिया हुआ है युष्मद। युष्मद शब्द का हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अगला क्रियापद है पिबंती। ये प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद है, तो हम कर्ता पद भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। बालकः पिबन्ति, सभी बालक पीते हैं। अगला क्रियापद है लिखन्ति। ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद है, तो हम बालिका का प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखेंगे। बालिकाः लिखन्ति, सभी लड़कियां लिखती हैं। अगला क्रियापद है पचती, जो कि प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, तो हम मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। माता पचती, माता पकाती है। इन सभी क्रियापदों के साथ हमने प्रथमा विभक्ति के कर्ता पदों को प्रयोग करना सीखा है। अष्टमः पाठः यानी चैप्टर 8 कर्म कारक के बारे में। इससे पहले हमने कारक परिचय और विभक्तियों के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना भी हमने सीख लिया है। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम कर्म कारक के बारे में पढ़ेंगे। कर्म कारक के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। यानी कि कर्ता जब काम करता है तो उससे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इस वाक्य में राम काम कर रहा है इसीलिए हम उसे कर्ता कहेंगे, और खाता है ये क्रिया शब्द हैं। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। अब राम के काम करने का प्रभाव सबसे ज्यादा आम पर पड़ रहा है, क्योंकि राम आम को खा रहा है, तो इसलिए आम को हम कर्म कारक कहेंगे। कर्म कारक को सरलता से समझने के लिए हम इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर देखेंगे। राम क्या खाता है, तो हमें उत्तर मिलेगा राम आम खाता है। तो आम में कर्म कारक होगा और कर्म कारक के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रामः आम्रम खादति, राम आम खाता है। आगे कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं। छात्रः पत्रम लिखति, विद्यार्थी पत्र लिखता है। यहाँ पर लिखने का काम विद्यार्थी कर रहा है और उसके लिखने की क्रिया का परिणाम पत्र है, यानी वो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर भी पत्रम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सह पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। सह सर्वनाम पद है, इसके साथ भी हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। बालिके चित्रम पश्यतः, दो लड़कियां चित्र देखती हैं। चित्रम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। ते चित्रम पश्यतः, वे दोनों चित्र देखती हैं। यानी सर्वनाम पद के साथ भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, सभी विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं यानी स्कूल जाते हैं। तो छात्राः बहुवचन कर्ता पद है, इसके साथ भी विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। ते विद्यालयं गच्छन्ति, वे सभी विद्यालय जाते हैं। वानरः कदली फलम खादति, बंदर केला खाता है। सह कदली फलम खादति, वह केला खाता है। कहने का भाव यह है कि सभी कर्ता पद, चाहे वो सर्वनाम हो या संज्ञा हो, हम द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सभी कर्ता पद प्रथम पुरुष के हैं और सभी क्रियापद भी प्रथम पुरुष के प्रयोग किए गए हैं। आगे है त्वम गीतम गायसी, तुम गीत गाती हो। युवाम पत्रम लिखतः, तुम दोनों पत्र लिखते हो। यूयम जलम पीबत, तुम सब पानी पीते हो। ये मध्यम पुरुष के कर्ता पद हैं और मध्यम पुरुष के क्रियापद हैं, जिनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गीतम, पत्रम, जलम, ये सभी रेखांकित पद द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप हैं। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। आवाम कथकम नृत्यावह, हम दोनों कथक नृत्य करते हैं। वयम देवम नमामः, हम सभी देवता को नमस्कार करते हैं। अहम, आवाम, वयम, ये सब उत्तम पुरुष के कर्ता पद हैं। पठामि, नृत्यावह, नमामः, ये सब उत्तम पुरुष के क्रियापद हैं। इन सभी के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्यालये उपवनम अस्ति, स्कूल में बगीचा है। एषः विद्यालयः अस्ति, यह स्कूल है। विद्यालये उपवनम अस्ति, स्कूल में बगीचा है। सर्वत्र वृक्षाः सन्ति, सर्वत्र मीन्स सब और वृक्ष है। यदा पवनः वहति तदा पत्राणि पतन्ति, यदा मीन्स जब, पवन मीन्स हवा, वहती बहती है, जब हवा बहती है। तदा तब, पत्राणि मीन्स पत्ते, पतन्ति गिरते हैं, जब हवा बहती है तब पत्ते गिरते हैं। अध्यापकः अत्र आगच्छन्ति, सभी अध्यापक, अत्र मीन्स यहाँ आते हैं। छात्राः अध्यापकं नमन्ति, सभी छात्र
अध्यापक को नमस्कार करते हैं। छात्राः पुस्तकं विना न पठिष्यन्ति, विद्यार्थी किताब के बिना नहीं पढ़ सकेंगे। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। श्यामः पत्रम लिखति, श्याम पत्र लिखता है। लता पुस्तकम पठति, लता किताब पढ़ती है। इन सभी वाक्यों में जो रेड कलर के पद हैं वो द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप हैं। त्वम किम पश्यसि, तुम क्या देखते हो। अहम वृक्षम पश्यामि, मैं पेड़ को देखता हूँ। एतत् उपवनम अस्ति, यह बगीचा है। अत्र अहम पादपम आरोपयामि, अत्र मीन्स यहाँ, अहम मैं, पादपम मीन्स पौधा, आरोपयामि लगाता हूँ, यहाँ मैं पौधा लगाता हूँ। मालाकारः किम करोति, माली क्या करता है। सह पादपान सिंचति, वह पौधों को सींचता है यानी पानी देता है। पादपान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। पादपम, पादपौ, पादपान। बालकः किम आनयति, लड़का क्या लाता है। बालकः पुष्पाणि आनयति, लड़का फूल लाता है। इन वाक्यों में भी रेड कलर के पद द्वितीय विभक्ति के एक वचन और बहुवचन रूप हैं। आगे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आप पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए। पश्य सूर्यं च चंद्रम च पश्य तारागणान् तथा स्वस्वगति पथान् लोके विस्मरन्ति न ते क्वचित्। पश्य मीन्स देखना, सूर्य और चंद्रमा को देखो और तारों के समूह को भी देखो। वे इस संसार में अपनी अपनी गति से अपने रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। विस्मरन्ति न ते क्वचित्, क्या वो कभी अपने रास्ते पर चलना भूलते हैं, अर्थात कभी नहीं। कहने का भाव यह है कि जिस तरह सूर्य, चंद्रमा और तारे अपनी अपनी गति से हमेशा चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं, उसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस श्लोक में चंद्रम, सूर्यम, गति पथान, तारागणान ये सभी द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु, तो उच्चारण करो। पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, गृहम गृहे गृहाणि। ये सभी नपुंसकलिंग शब्दों के रूप हैं। नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है मंजुषायाः करम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हेल्प बॉक्स में से कर्म पद को चुनकर यानी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को चुनकर लिखिए। सबसे पहला वाक्य है बालकः पुस्तकं पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। ते यहाँ विद्यालयम भी लिख सकते हैं और ग्रामम भी लिख सकते हैं। ते विद्यालयम गच्छन्ति, वे सभी स्कूल जाते हैं। त्वम गुरुम नमसि, तुम गुरु को नमस्कार करते हो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। श्यामः ग्रामम गच्छति, श्याम गांव जाता है। बालकः दुग्धम पिबति, बालक दूध पीता है। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। बालकः किम पिबति, बालक क्या पीता है। इसका उत्तर हम लिख देंगे बालकः दुग्धम पिबति। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बालकः जलम पिबति या दुग्धम पिबति। अगला है मालाकारः किम करोति, माली क्या करता है। इसका हम उत्तर लिखेंगे मालाकारः पादपान सिंचति, माली पौधों को पानी देता है। श्यामः किम करोति, श्यामः विद्यालयम गच्छति।
रामः किं पठति, राम क्या पढ़ता है। रामः पुस्तकं पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। रामः कुत्र गच्छति, राम कहाँ जाता है। रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदे सरलानि वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित पदों से सरल वाक्य बनाइए। सबसे पहला पद है पत्राणि, इसका मतलब होता है पत्र यानी लेटर, और इसका मतलब पत्ते भी हो सकता है। ये बहुवचन है। इसका वाक्य आप कुछ भी बना सकते हैं। हम यहाँ बनाएंगे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला पद है पुस्तकम मीन्स किताब। सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तक पढ़ती है। पत्रम, रामः पत्रम लिखति, राम लेटर लिखता है। श्यामः भोजनम खादति, श्याम भोजन खाता है। अगला प्रश्न है उचितम अर्थम मेलयत, उचित अर्थों से मिलान कीजिए। सबसे पहला है ग्राम, ग्राम मीन्स गांव। मालाकारः माली, आनयति लाता हूँ। आरोपयामी लगाता हूँ। सर्वत्र सब जगह। पश्यसि देखते हो। अगला प्रश्न है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, यानी हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला है हम घर जाते हैं। हम बहुवचन है और ये उत्तम पुरुष है, तो हम लिखेंगे वयम गृहम गच्छन्ति। वह पत्र लिखता है, वह थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर है। सह पत्रम लिखति, क्रियापद भी हम कर्ता पद के अनुसार ही लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। वह चित्र देखती है, वह सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो हम सह चित्रम पश्यति, पश्यति भी एक वचन क्रियापद है और ये भी थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तुम कहाँ जाते हो, त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ तुम मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन एक वचन है, तो हम तुम के लिए लिखेंगे त्वम कुत्र गच्छसि। गच्छसि भी मध्यम पुरुष एक वचन क्रियापद है। चैप्टर 9 करण कारक तृतीया विभक्ति ही। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं। क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायता करता है, मीन्स काम को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है, या फिर जिस साधन से कर्ता काम को पूरा करता है उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे वह हाथ से खाता है, इस वाक्य में खाता है क्रिया है और क्रिया को करने में यानी खाने का काम हाथ के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए हाथ में करण कारक है। और करण कारक के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। करण कारक का सिंबल से के द्वारा होता है, यानी वाक्य में जिस शब्द के बाद से के द्वारा होगा उस शब्द में करण कारक होगा और उस शब्द के लिए हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे वह कलम से लिखता है, यहाँ पर भी लिखने का काम हो रहा है और वो काम कलम से हो रहा है, तो कलम करण कारक है और इसके लिए हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। आइए कुछ और उदाहरणों के द्वारा हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना सीखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बच्चे गेंद से खेलते हैं। यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है और वो काम गेंद से हो रहा है, तो गेंद के लिए तृतीया विभक्ति लगाई जाएगी। गेंद को संस्कृत में कंदुक कहा जाता है और कंदुकेन तृतीया विभक्ति एक वचन पद है। अगला उदाहरण है शिशुः चमसेन दुग्धम पिबति। शिशुः यानी छोटा बच्चा, चमसेन चम्मच से दूध पीता है। यहाँ पर पीने का काम हो रहा है और पीने का काम चम्मच के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए चम्मच के लिए
तृतीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है, चमसेन। बालकः दंडेन ताड़यति, बच्चा डंडे से मारता है। यहाँ पर मारने का काम डंडे के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए दंडेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति एकवचन पद है। वयम मुखेन वदामः, हम सब मुख से बोलते हैं। यहाँ पर बोलने की क्रिया है जो कि मुख से की जा रही है, इसीलिए मुखेन तृतीय विभक्ति एकवचन पद है। बालाः क्रीडनकैः क्रीडन्ति, बच्चे, क्रीडनकैः मीन्स खिलौने, बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। यहाँ पर भी खेलने का काम हो रहा है और वो खिलौनों के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए क्रीडनकैः तृतीय विभक्ति बहुवचन पद है, क्योंकि खिलौने बहुवचन पद है। इन वाक्यों में कंदुकेन, चमसेन, दंडेन, मुखेन, क्रीडनकैः आदि काम करने में सहायता कर रहे हैं, इसीलिए इन सब में करण कारक है। बालाः बालैः सह क्रीडन्ति, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से सीखने वाली बात यह है कि सह के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह का अर्थ होता है साथ, यानी वाक्य में जिस शब्द के बाद साथ लिखा होगा उस शब्द के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं, तो यहाँ बच्चे के लिए हमने प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखा बालाः, बच्चों के साथ, यानी दूसरी बार बच्चों के लिए हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया बालैः सह, यानी साथ, खेलते हैं यानी क्रीडन्ति, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। आगे के कुछ उदाहरण देखते हैं। बालकः क्रीडति, बच्चा खेलता है। बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। बालकः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, बालक हाथ से यानी बच्चा हाथ से गेंद को फेंकता है। कंदुकेन, हस्तेन यहाँ पर तृतीय विभक्ति एकवचन पद है। श्यामः मुंबई नगरम गच्छति, श्याम मुंबई शहर में जाता है। सह केन यानेन गच्छति, वह किस यान के द्वारा यानी किस वाहन से जाता है। श्यामः वायुयानेन गच्छति, श्याम वायुयान यानी हवाई जहाज के द्वारा जाता है। यहाँ पर यानेन, वायुयानेन ये सब तृतीय विभक्ति एकवचन पद हैं। अगला उदाहरण है बालाः बालैः सह क्रीडन्ति, बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, सह के योग में यानी साथ के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर बालाः प्रथमा विभक्ति एकवचन है, बालैः तृतीय विभक्ति बहुवचन है। बच्चे बच्चों के साथ खेलते हैं। त्वम कैः सह क्रीडसि, तुम किन के साथ खेलते हो। अहम मित्रैः सह क्रीडामि, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ। यहाँ बालैः, कैः, मित्रैः ये सब तृतीय विभक्ति बहुवचन पद हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिन शब्दों के बाद साथ लिखा हुआ है उन शब्दों में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। जैसे बच्चों के साथ, तो बालैः में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। किन के साथ, कैः तृतीय विभक्ति बहुवचन है। मित्रों के साथ, मित्रैः तृतीय विभक्ति बहुवचन पद है। अगला उदाहरण है नराः पादाभ्याम चलन्ति, मनुष्य पैरों से चलते हैं। स्त्री पादाभ्याम चलती, महिला पैरों से चलती है। बालकः पादाभ्याम धावति, बच्चा पैरों से दौड़ता है। यहाँ पर पादाभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन पद है। दो पैर होते हैं, इसलिए पादाभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन पद का प्रयोग किया जाता है। सभी दो ही पैरों से चलते हैं या दौड़ते हैं, तो इसीलिए सबके लिए पादाभ्याम तृतीय विभक्ति द्विवचन पद का प्रयोग किया गया है। स्मरणीयम यानी याद रखने योग्य बातें।
सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सह यानी साथ के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और अंग विकार में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी शरीर के किसी खराब अंग को बताने के लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह एक आंख से काना है, सह अक्षणा काणः अस्ति। अक्षणा मीन्स आंख और ये तृतीय विभक्ति एक वचन पद है। इसके बारे में आपको विस्तार से अगली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। आगे श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी उद्यम से ही मीन्स निश्चय से ही यानी डेफिनेटली, सिद्ध्यंती सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य अर्थात कार्य मेहनत करने से ही सिद्ध होते हैं, मीन्स पूरे होते हैं, न मनोरथैः ना कि सिर्फ इच्छा करने से। जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे सोए हुए शेर के मुंह में मृग यानी हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का भाव ये है कि अगर शेर मेहनत ना करे और सोया रहे तो उसके मुंह में भी शिकार अपने आप नहीं आ सकता। उसी तरह सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, कोई भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस श्लोक में उद्यमेन मनोरथैः तृतीय विभक्ति के पद हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, पाठम आधृत्य प्रश्नानामुत्तराणि दीयताम्। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, बालकः केन क्रीडन्ति, बच्चे किस से खेलते हैं। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था बच्चे गेंद से खेलते हैं। हम लिखेंगे बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति। अगला प्रश्न है, वयम केन वदामः, हम किससे बोलते हैं। इसका उत्तर है वयम मुखेन वदामः, हम मुख से बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वयम काभ्याम पश्यामः, हम किससे देखते हैं। इसका उत्तर है वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम नेत्रों से यानी आँखों से देखते हैं। शिशुः केन दुग्धम पीबति, छोटा बच्चा किससे दूध पीता है। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कि छोटा बच्चा चम्मच से दूध पीता है। तो इसका उत्तर है शिशुः चमसेन दुग्धम पीबति, शिशु चम्मच से दूध पीता है। बालकः केन ताड़यति, बच्चा किससे मारता है। इस पाठ में हमने पढ़ा है कि बच्चा डंडे से मारता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बालकः दंडेन ताड़यति, बालक यानी बच्चा डंडे से मारता है। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितम विभक्ति ही प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें कुछ खाली स्थान हैं जो कि हमने ब्रैकेट में दिए गए शब्द की सही विभक्ति लगाकर भरने हैं। जैसे सबसे पहला वाक्य है, सह डैश खादति, वह खाता है। इसमें कोष्ठक में दिया हुआ शब्द मुख है, तो इसका वाक्य बनेगा वह मुख से यानी मुंह से खाता है। तो मुंह से के लिए हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। मुंह एक ही है इसलिए एक वचन लिखेंगे, सह मुखेन खादति, वह मुख से खाता है। अगला वाक्य है, वयम डैश चलामः, और ब्रैकेट में हमें शब्द है हमारे पास पाद। पाद मीन्स पैर। हम डैश से चलते हैं यानी हम पैरों से चलते हैं। तो पैर दो ही होते हैं इसलिए हम पाद शब्द की तृतीया विभक्ति का द्विवचन लिखेंगे, वयम पादाभ्याम चलामः। अगला वाक्य है, छात्रौ डैश क्रीडतः, दो बच्चे डैश से खेलते हैं। और ब्रैकेट में शब्द है कंदुक।
कंदुक मीन्स गेंद, तो हम इसका तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे। छात्रौ कंदुकेन क्रीडतः, 2 बच्चे गेंद से खेलते हैं। अगला वाक्य है सह डैश विदेशम गच्छति, वह डैश से विदेश जाता है, और ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है विमान, यानी वह विमान से विदेश जाता है। तो विमान शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे विमानेन, सह विमानेन विदेशम गच्छति। अगला वाक्य है तौ डैश विद्यालयम गच्छतः, तुम दोनों डैश से विद्यालय यानी स्कूल जाते हो, और ब्रैकेट में शब्द है द्विचक्रिका, यानी द्विचक्रिका मीन्स साइकिल, तुम साइकिल से स्कूल जाते हो। तो हम द्विचक्रिका शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे तौ द्विचक्रिकया विद्यालयम गच्छतः। अगला वाक्य है यूयम डैश गच्छत, यूयम मीन्स तुम सब डैश जाते हो, और कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है वाहन, यानी तुम सब वाहन से जाते हो। वाहन से के लिए हम वाहन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन लिखेंगे यूयम वाहनेन गच्छत, तुम सब वाहन से जाते हो। अगला प्रश्न है कारक विभक्ति नाम उचितम मेलनम कुरुत, कारक विभक्तियों का उचित मिलान कीजिए। इस प्रश्न में हमें क भाग में कर्ता पद दिए हुए हैं और ख भाग में कारक विभक्तियां दी हुई हैं, ग भाग में क्रियापद दिए हुए हैं। जिस पुरुष और वचन का कर्ता पद होगा उसी पुरुष और वचन का हम क्रियापद यूज करेंगे, और कर्ता पद के अर्थ के अनुसार ही हम कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहला पद है अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता पद है, अहम मीन्स मैं, और इसके साथ हम उत्तम पुरुष एक वचन ही क्रियापद लगाएंगे वदामी, अहम मुखेन वदामी, मैं मुख से बोलता हूँ। अगला कर्ता पद है त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता पद है, त्वम मीन्स तुम, और त्वम के साथ हम मध्यम पुरुष एक वचन ही क्रियापद का प्रयोग करेंगे गच्छसि, त्वम वाहनेन गच्छसि, तुम वाहन से जाते हो। अगला कर्ता पद है अश्वः, ये प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता पद है, अश्वः मीन्स घोड़े, और इसके साथ हम प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद का प्रयोग करेंगे अश्वः पादैः चलन्ति, घोड़े पैरों से चलते हैं। अगला पद है युवाम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, क्रियापद भी मध्यम पुरुष द्विवचन प्रयोग किया जाएगा पश्यथः, युवाम नेत्राभ्याम पश्यथः, तुम दोनों आंखों से देखते हो। अगला पद है यूयम, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, यानी तुम सब, और इसके लिए मध्यम पुरुष बहुवचन क्रियापद हम प्रयोग करेंगे चलत, यानी चलते हो। यूयम पादाभ्याम चलत, तुम सब पैरों से चलते हो। अगला पद है नराह, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन कर्ता पद है, तो इसके साथ हम प्रथम पुरुष बहुवचन क्रियापद प्रयोग करेंगे शृण्वन्ति, नराह मीन्स मनुष्य, नराह कर्णाभ्याम शृण्वन्ति, मनुष्य कानों से सुनते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृति पदम चुनित, भिन्न प्रकृति पद को अलग कीजिए, यानी जो शब्द इनमें से अलग है उसको अलग करके लिखिए। सबसे पहली लाइन में हमें कुछ पद दिए हुए हैं चरणः कर्ण मुखम करह, इसमें चरणः कर्ण और करह ये सब पुल्लिंग शब्द हैं, और मुखम ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए ये इन तीनों में से अलग है। अगले पद हैं कलमेन फलेन पत्रेण चरणेन, ये सभी पद तृतीय विभक्ति एक वचन है, लेकिन पत्रेण पद में न की जगह अण है, इसलिए ये पद इन सब में से अलग है। अगले पद हैं हस्तेन मुखेन नेत्रेण नासिकया, इसमें हस्तेन मुखेन नेत्रेण
ये सब तृतीया विभक्ति एकवचन पद हैं और ये नपुंसकलिंग पद हैं। नासिक्या, नासिका शब्द जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है, इसीलिए नासिका इनमें से भिन्न पद है। अगले पद हैं नेत्राभ्याम, पादाभ्याम, हस्ताभ्याम और मुखेन। इसमें मुखेन तृतीया विभक्ति एकवचन पद हैं, बल्कि बाकी के सभी 3 पद तृतीय विभक्ति द्विवचन है। तो इन पदों में से मुखेन भिन्न पद है। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।